धार्मिक, सामरिक, पर्यटन और पर्यावरण, इन चारों बिंदुओं पर जो एक स्थान सर्वोत्तम है, अग्रगण्य है, वो है जोशीमठ, उत्तराखंड का जोशीमठ। आदि शंकराचार्य की तपस्थली रही है ये, और आदि शंकर ने जब भारत को जोड़ने के लिए चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, तो पहला मठ, ज्योतिर्पीठ, यही जोशी मठ में स्थापित हुई। ये इलाका बहुत कारणों से महत्वपूर्ण है। भगवान बद्रीनाथ की यात्रा का प्रस्थान बिंदु भी यही है, क्योंकि शंकराचार्य की गद्दी यहां है। हेमकुंड साहब की यात्रा का कंट्रोल रूम भी यही है, समझ लीजिए। फूलों की घाटी की यात्रा का गेटवे यही है, प्रवेश द्वार। और चीन पर नजर रखनी हो तो भी जोशीमठ सेना के लिए भी महत्वपूर्ण और संत के लिए भी महत्वपूर्ण, अर्धसैनिक बल के लिए, भारत तिब्बत सुरक्षा बल के लिए भी महत्वपूर्ण, और कारोबार, पर्यटन का कारोबार करने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण, और पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण। ये ऐसा इलाका आज धंसने के कगार पर है। आप सोच सकते, कोई इलाका दरकने लगे, धंसने लगे तो क्या स्थिति बनेगी। सड़क, मठ, मंदिर, सेना के भवन, अस्पताल, अर्धसैनिक बलों के भवन, सब में दरार आ रही, सब धंसने की स्थिति की ओर जा रहे हैं, धंसने की जद में हैं। सरकारी टीमें वहां जाके दरारों को में डंडा डाल डाल के उनकी नपाई कर रहे हैं कि कितनी गहरी दरारें हैं जमीन में और दीवारों में। दीवारों से पानी गिर रहा है, ऐसा लगता है जैसे कहीं से झरना आया हो। एनडीआरएफ तैनात कर दी गई है, खतरा बड़ा है। सारे निर्माण कार्य रोक दिए गए अब, ठीक है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, दिल्ली में भी हलचल है, देहरादून में भी हलचल है। कल मुख्यमंत्री भी जाएंगे जोशीमठ। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। ये प्रकृति का प्रकोप है या ये इंसानी कारगुजारियों का परिणाम है। ये प्रश्न बड़ा है और इसका उत्तर जो आएगा वो उत्तराखंड के भविष्य के लिए और भी बड़ा होगा। जो लोग उत्तराखंड को जानते हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि राज्य में 3 इलाके ऐसे हैं, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, जहां सबसे ज्यादा जल विद्युत परियोजनाएं आई। राज्य भर में जितनी आई उनकी लगभग 60-65% यही है, 60%। यह इलाका इतना खतरनाक है कि उत्तराखंड को, पूरे अपने सूबे में जितने गांवों को खतरे के चलते पुनर्वासित करना है, उनमें से 65% गांव इन्हीं 3 जिलों में आ जाते हैं। और 2016 से लेके अब तक जितनी आपदाएं उत्तराखंड ने झेली हैं, प्राकृतिक और मैनमेड, उनमें से आधे से ज्यादा आपदाएं इन्हीं 3 जगहों पर आई हैं। इसका मतलब ये कि बड़ी परियोजनाएं, बड़े निर्माण पहाड़ों की छाती छलनी कर रहे हैं, पहाड़ों का संतुलन डगमगा रहा है, पहाड़ों में कंपन पैदा हो रहा है, कंपन। उसी का नतीजा ही
ऑल वेदर रोड बनी, तब बाईपास का जो रूट निकाला गया। पर्यावरणविद उससे सहमत नहीं थे, लेकिन हुआ। सरकार चाहती थी तो हुआ। सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि चीन से निपटने के लिए यह रोड बहुत जरूरी है, तो ठीक है। कोर्ट ने कहा भी सरकार की बात तो माननी पड़ेगी, सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है। तो 1936 में एक विदेशी भूगर्भ वैज्ञानिक आए थे, अर्नोल्ड, अपनी टीम के साथ। उन्होंने इसका सर्वे किया था इस इलाके का। उन्होंने तब कहा था कि हेलंग से लेके और तपोवन तक का जो इलाका है वो बहुत ज्यादा नाजुक है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है। वहां किसी तरह का निर्माण बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी वहां वही चीजें चले जो वहां की प्रकृति, वहां के पर्यावरण के साथ रची बसी चीजें हैं। मकान बने तो वहां की विधि से बने, जहां प्रकृति में अनावश्यक हस्तक्षेप ना हो और बस बड़े निर्माण और बड़े मशीनों का प्रयोग ना हो। उसके बाद 70 के दशक में भी कमेटी बनी थी, एमसी मिश्रा कमेटी। उसने भी अपनी रिपोर्ट में यही बात कही। चमोली आपदा के बाद भी ये बात बहुत तेजी से आई थी कि भाई यहां क्या किया जाए। पीयूष रौतेला की कमेटी थी, उसने भी वही कहा। सारी कमेटियों ने एक ही बात कही, लेकिन एक्शन जमीन पर उन कमेटियों के विद्वानों के सुझावों के विपरीत होता रहा, जिसका नतीजा है कि आज जोशीमठ दरक रहा है। आज जोशीमठ में दरारें आ रही हैं, धसाव दिख रहा है और हजारों लोगों की सांस अटकी हुई है। मुश्किल ये है कि जब हम मानव निर्मित आपदाओं को दैवी आपदा बता देते हैं तो वैसे ही हम सारे केस खारिज कर देते हैं। बोले भाई अब तो भगवान जी ने किया, क्या करें। नहीं, हां दैवी आपदाएं भी आती हैं, लेकिन ये जो आपदा है ये दैवी नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। मैं इस बात से हमेशा नाइत्तफाकी रखता रहा कि जब आदमी की कारगुजारियों को प्राकृतिक आपदा का लबादा उड़ा दिया जाता है तो वैसे ही बात खत्म हो जाती है, फिर तो मुकदमा खारिज। प्रकृति की आपदा है तो राधे राधे करो, ये तो तर्क ठीक नहीं। मुश्किल ये है कि हम पहाड़ को बंबई क्यों बनाना चाहते हैं। क्या आप बंबई को पहाड़ बना सकते हैं? नहीं। बंबई से मेरा मतलब अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इलाके। क्यों चाहते हैं हम वैसा करना? जितने ये 3 इलाके हैं, चमोली, पिथौरागढ़ और ये उत्तरकाशी, सबसे ज्यादा परियोजनाएं यहां लगाई गई बड़ी बड़ी जल विद्युत की, तो सबसे ज्यादा आपदा भी इन्हीं के सिर आई। अब इसको प्राकृतिक आपदा कैसे कह देंगे? मुझे संक्षेप में यही समझना है कि पहले ये तय हो जाए ये प्राकृतिक आपदा है या ये आदमी की कार्यस्थानी है, क्योंकि नहीं तो फिर बाद मुकदमे का वो बदल जाता है स्वरूप। अतुल जी, मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे प्राकृतिक आपदा, तब तो फिर घर जाए हम लोग बंद करें बहस। प्रकृति के खिलाफ तो बहस होती नहीं, प्रकृति के खिलाफ शोक सभा होती है आपदा आ जाने के बाद, बहस नहीं होती, उसमें क्या समीक्षा करेंगे हम। अमेरिका में बर्फीला तूफान आया तो आया। अतुल सती जी, आप सुन रहे मेरी बात? जी हाँ जी। तो जरा हमको संक्षेप में पहले शुरुआती तौर पर बताइए ये आपदा है कैसी जोशीमठ में? क्या बताइए? ये आपदा, अरे भाई आप मेरी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं? आवाज आ रही मेरी? हाँ, बीच में कट रही है थोड़ा सा जी। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं ये मैन मेड क्राइसिस है या ये प्राकृतिक आपदा है। मैंने मुख्यमंत्री को सुना, मुख्यमंत्री जी ने कहा यह प्राकृतिक आपदा है। केदारनाथ में जब आपदा आई थी, सूर्यकांत जी को याद होगा और मुन्ना सिंह जी को याद होगा, दोनों मित्र मेरे साथ तब भी इसी तरह की बहस में रहते थे। तो मैंने एक फ्रेज बोला था, बाद में वो फ्रेज लोगों के कंठ का वो बन गया। मैंने कहा था आपदा आई संपदा लाई। यह भी समस्या है, आपदा में पैसा इन्वॉल्व है। आपदा कैसे आए उसके इंतजाम में भी पैसा इन्वॉल्व है, जो अतुल सती कह रहे। और आपदा आ जाए उसके बाद तो फिर पैसे ही पैसा। हमने केदारनाथ का दृश्य देखा है,
दसमाना जी, मसला यहां ना बड़ी कटघरे से बाहर भाजपा है ना कांग्रेस है, क्योंकि तीसरा तो कोई है नहीं। या तो आप कुर्सी पर या मुन्ना सिंह चौहान की पार्टी कुर्सी पर। ठीक, ये गांव का अनपढ़ आदमी भी समझ लेगा कि पहाड़ के इलाके में सुरंग बनाओगे, विस्फोट करोगे, बड़ी बड़ी मशीनों से खुदाई करोगे, तो पहाड़ के, अगर मैं पहाड़ को एक इंसानी स्वरूप मानूं तो उसके अस्थिपंजर नहीं हिल जाएंगे? हिल जाएंगे ना। और जोशी मठ पहाड़ के मलबे पर बना हुआ है। ठीक, आखिर ऐसे कामों के लिए जब मंजूरी दी जाती है तो राजनीतिक लोग अपनी चेतना कहां रख देते हैं? प्राकृतिक आपदाएं भी को बुलाने का होमवर्क भी हम ही कर देते हैं। फिर प्राकृतिक आपदा आती तो नुकसान हो जाता है और ठीकरा फोड़ देते हैं प्रकृति के नाम। पहाड़ आपने नंगे कर दिए, अस्त व्यस्त कर दिए, जो उनका एक पर्यावरणीय ढांचा था वो आपने ध्वस्तीमान कर दिया। तो फिर यही हाल होगा जो हो रहा है। और दूसरी बात, उत्तराखंड का जो गरीब आदमी है, जिसके साथ पहाड़ का रिश्ता है जीवन का, उससे तो कोई पूछता नहीं कि भैया यहां क्या करें। दिल्ली, मुंबई, हांगकांग, जापान, कहां से बैठ के लोग फैसला कर देते हैं, और बड़ी बड़ी मशीनें उतरती हैं और लगा देते हैं हिमालय में, और चलने दो काम। फिर उसके बाद तो यही होगा मुन्ना सिंह जी। और धामी जी कह रहे हैं कि मामला प्राकृतिक आपदा का। बताइए पुष्कर धामी जी का क्या करें? मसला ये नहीं है मित्र, मसला सिर्फ इतना सा है, पहाड़ को पहाड़ क्यों नहीं रहने देते भाई। और रावत जी आपके पास आ रहा हूं, ये दुनिया का तमाशा, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यहाँ टनल बनाएंगे, वहाँ ये खोदेंगे, वहाँ ये सर्किट हाउस बनाएंगे, वहाँ गेस्ट हाउस बनाएंगे हिमालय के ऊपर ही जाके। ये जो एक परिप्रेक्ष्य है, ये पर्यावरण का फैशन तो अभी शुरू हुआ। बड़े बड़े शहरों में पर्यावरण के नाम पर जो सम्मेलन है, 1936 में हम नहीं, अंग्रेज बता गए थे अपनी रिपोर्ट में भैया कि हेलंग से तपोवन तक का इलाका सुपर सेंसिटिव है। ये विजय बहुगुणा, हरीश रावत, नरेंद्र तिवारी के समय का मामला नहीं है। 1936 में बता गए थे अंग्रेज रिपोर्ट देके, माना किसी ने? रावत साहब, उत्तराखंड का मेरे हिसाब से महत्व इसलिए सिर माथे है पूरे भारत में और दुनिया भर में रहने वालों, क्योंकि वहां भगवान बद्रीनाथ विराजते हैं, वहां भगवान केदारनाथ विराजते हैं, वहां हमारा ज्योतिर्मठ है, इसीलिए उसको देवभूमि कहते हैं। और सारे नेता उसका क्रेडिट लेते हैं, 1 मिनट में 3 बार बोलते हैं देवभूमि। क्या? और पूरी निष्ठुरता के साथ देवभूमि की छाती छलनी कर डाली। आज ये स्थिति है कि जोशी मठ कब दरक जाएगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, न दिल्ली वाले न देहरादून वाले। मुझे लगता है दुर्भाग्य ये है कि फैसला वो लोग करते हैं जो जहाज से बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं और जगह जाते हैं। वो तो जमीन पर चलते ही नहीं लोग, वो फैसला करते हैं, उनकी मर्जी। हमको एक बार उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जाके दर्शन करिए आइए बद्रीनाथ केदारनाथ के स्टेट प्लेन से। मैंने ना भाई, बाबा बुलाएंगे तो पांव पांव चला जाऊंगा। अतुल सती जी, अतुल जी आपको आवाज आ रही है? रमेश भट्ट, यही प्रश्न आपसे, जो लोग फैसला करते हैं ना, वो लोग ना तो वहां की प्रकृति से वाबस्ता, ना वहां के लोक जीवन से उनका कोई रिश्ता, ना वो पर्यावरण के बहुत बड़े जानकार, ना उनके पास कोई धार्मिक आस्था का कोई बहुत गहरा वो है संबंध। वो एरियल सर्वे पर पूरा देश चलता है, आज नहीं हमेशा से। उनको बाबा बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं जाना है, वो तो वहीं मंदिर के बिल्कुल बस चले तो मंदिर के ऊपर ही जहाज रुका दे और सीढ़ी लगा के नीचे उतर आए। जब केदारनाथ में संकट हुआ तो सरकार ने घोषणा की कि इतने इतने मकान गांव जो है पुनर्वासन कर देंगे। बहुत समय तक हम उसको फॉलो भी करते रहे, लेकिन जब समझ में आ गया कि यहाँ होना जाना कुछ नहीं तो छोड़ दीजिए। एक दूसरी बात, उत्तराखंड के सिस्टम पर केदारनाथ की त्रासदी के बाद मैं मुख्यमंत्री से मिला, जब बदल गए मुख्यमंत्री, तो मैंने उनसे कहा कि पारदर्शी होगा कि जो राहत आई है
तमाम तरीके से उस पर एक श्वेत पत्र जारी हो जाए, नहीं हुआ। तो मसला तो यही है कि जिनको फैसले करने हैं वो संवेदनशील नहीं है, हिमालय को संवेदनशील किए जा रहे हैं। मानवीयता बहुत जरूरी है। मुन्ना सिंह जी, एक समस्या मुझे और भी दिखती है। एक नया चलन आया, जो स्थान जिस कारण से महत्वपूर्ण है, ठीक, हम उसमें फ्यूजन करना चाहते हैं। पहले गानों में फ्यूजन होता था, फिर ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह में फ्यूजन आया है, लस्सी में जूस में लस्सी मिला दे हैं। अब ये धार्मिक स्थलों में फ्यूजन हो रहा है। मुन्ना सिंह जी, फ्यूजन ये नया गणित आया है। मैं कल परसों कहीं पढ़ रहा था किसी वेबसाइट पर कि बनारस में ऐसी व्यवस्था हो रही है कि शाम के टाइम गोवा की फील आएगी। बनारस के लिए जाता आदमी कि गोवा के लिए जाता है? गोवा जाना होगा तो गोवा नहीं चले जाएंगे। ये बनारस में गोवा डाल रहे हो, ये कोई मिक्स अचार है क्या भाई? अमिताभ जी, ये एक मिनट, और यही आप लोग सब यहां भी सब करना चाहते हो। बद्रीनाथ केदारनाथ हजारों साल से आदमी जा रहा है, उसको जिसके दर्शन करने हैं, मसला वहां तक का है। सिर्फ उसके आसपास कितना 5 तारा रिसोर्ट बना कि नहीं बना, इससे क्या जरूरत है इसकी? मुन्ना सिंह जी, मैं तो चौंक गया जब मैंने वेबसाइट में देखा कि बनारस में गोवा का मजा आएगा। मैंने कहा राम राम, बाबा विश्वनाथ क्या कहेंगे? इस जो भी कुछ हो रहा है, मैंने बनारस का भी उदाहरण बताया कि बोले शाम में गोवा होगा, दोपहर में कुछ लगेगा, सुबह बनारस लगेगा। ये क्या फ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। हम बद्रीनाथ के आसपास के इलाके को मुंबई बना देंगे तो उससे कुछ श्रद्धा ज्यादा बढ़ जाएगी क्या? या केदारनाथ में 2 जहाज की जगह 10 जहाज उतरने लगे, हर 2-2 मिनट में जहाज चलने लगे और बड़े बड़े जहाज चलने लगे, उससे कुछ भगवान की भगवत्ता जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी क्या? ये भक्ति भाव ज्यादा आ जाएगा। एक जहाज जब, मेरे ख्याल से सती जी को इस बात का उन्होंने जरूर अध्ययन किया होगा, एक जहाज जब आकाश में उड़ता है तो कितना सघन प्रदूषण पैदा करता है। आप भगवान के सिर पर जहाज उतारना चाहते हो, उसमें क्या की जरूरत है? उसमें तो विकास का नहीं, वरना ये भी आजकल एक चलन चल रहा है, आस्था की बात करो तो लोग कहते हैं विकास विरोधी है। विकास पता नहीं क्या, किस चीज को कहते, मैं नहीं समझ पा रहा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री के अलावा उत्तराखंड आदमी क्यों जाएगा? उसका महत्व किस लिए? वहां 4 आपने डैम अच्छे बना दिए, वो देखने जाएगा कोई? गोवा वाले भाव से जब आदमी आएगा तब वो और भी कुछ बहुत कुछ करेगा, तब संकट पैदा हो जाएगा काशी की सभ्यता के लिए। जैन समुदाय ने भारत को एक दिशा दिखाई है संवेद शिखर के मामले में। बाकी धर्मों को के पवित्र स्थानों के बारे में भी चिंतन ऐसा ही होना चाहिए। धस्माना साहब, आपके पास में एक दूसरे किस्म का सवाल लेके आता हूं। ये सामरिक महत्व का क्षेत्र है पूरा उत्तराखंड, और उसमें जोशीमठ तो बहुत विशेष स्थिति है इसकी सामरिक तौर पर, ठीक ना है? हम ज्योतिर्पीठ को हटा भी दें 1 मिनट के लिए, बद्रीनाथ इधर से जाते हैं उसको भी छोड़ो, फूलों की घाटी भी छोड़ो, हेमकुंड साहब का गेटवे है, सब छोड़ो, सामरिक तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ये धसेगा, मान लीजिए ये संकट पैदा होगा, तो केवल 600 घर या 800 घर का ही मसला नहीं, 1000-2000 घर का, ठीक, 20,000 लोगों का मसला है। हमारी सामरिक सुरक्षा का जो एक ढांचा है वो भी हिल जाएगा, तब क्या करेंगे? हम लोग इस बात पर चिंतन नहीं करते कि वहां सेना की बटालियन क्यों है, वहां आईटीबीपी का क्यों है? कारण है ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था माड़ा देश का पहला गांव है, तो उस नाते तो जोशीमठ देश का पहला शहर हो गया। नहीं, उस सेंसिटिविटी को कौन देखेगा, सुरक्षा वाले पक्ष को? केदारनाथ के समय हमने और आपने सबने बैठकर ये चर्चा की कि क्या व्यवस्था थी, व्यवस्था के नाम पर शर्मनाक स्थिति थी उत्तराखंड में। जो विभाग था वो बोला संडे था, तो हमने सोचा मंडे को ही बताएंगे कि यहां आपदा आने वाली है या पानी का फ्लो बढ़ रहा है, जो भी था, है ना। सैटेलाइट फोन नहीं था, बहुत सारी अस्त व्यस्तताएं थी, हाहाकारी तस्वीर थी, हमने आलोचना की। उस समय के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को कटघरे में खड़ा किया, ठीक। क्या, एक सेकंड सुन लो महाराज, क्या केदारनाथ आपदा को प्रस्थान बिंदु मान के जो शॉर्टकमिंग्स थी उनको दुरुस्त कर लिया उत्तराखंड सरकार ने? एक,
क्या पुनर्वास के लिए गांव के लोगों को, जो भी संवेदनशील गांव हैं, उनके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित करने का जो हर मुख्यमंत्री, हर सरकार ने मेज ठोक ठोक के वादा किया और कसमें खाई कि हम सबको कर देंगे, क्या वो काम पूरा हो गया? चूंकि अब तो बहुत समय हो गया उस आपदा को आए। मैं तो बहुत बड़ा प्रकृतिविद और पर्यावरणविद नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत मोटी बुनियादी बात जो पकड़ लेता हूं फिर वो छोड़ता नहीं हूं, ये भी जान लीजिए। कोई मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, कोई सरकार हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, देहरादून, इससे कोई फर्क नहीं मेरे सेहत पे बहुत ज्यादा। मैं समझना ये चाह रहा हूं, मैंने केदारनाथ के समय कुछ चीजें देखी। ईश्वर जोशीमठ की रक्षा करे, ठीक, सारे देवता इस विशिष्ट स्थान की सुरक्षा करें, इस कामना के बाद भी मैं कहूंगा, मान लीजिए कल कोई स्थिति बदले और परिस्थितियां खतरनाक हो जोशीमठ में, क्या केदारनाथ के समय जो लैप्सेस हमने झेले थे, क्या सरकारों ने उनको पूरा कर लिया, पाट लिया? हमने उस समय एक ये भी समस्या देखी थी कि अनाज पहुंचाएं कैसे, खाना पहुंचाएं कैसे। हालांकि मंत्री अपने साली सलहेज को भी घुमा रहे थे जहाज में, आपदा में भी। मतलब मजा देखो, कुर्ता बदल बदल के कलब का, साली सलहेज, फूफा, जेठ सब। मैंने उसकी भी मजम्मत की थी, रमेश को याद होगा, ठीक। मैं समझना चाहता हूं क्या अब ऐसी व्यवस्था हमने कर ली कि कैसे भी आपदा आए, अनाज का, भोजन का तंत्र हम सुरक्षित रखेंगे? क्या हमने ऐसी व्यवस्था कर ली कि जो सेंसिटिव गांव हैं वो मार्क्ड हैं, उनकी संख्या तय है, चिन्हित है? क्या हमने वहां से लोग हटा दिए? प्रकृति को छोड़ो, जो हम कर सकते वो कर लिया क्या हमने चीजों को इतने करीब से देखा, चेहरों को इतने करीब से देखा। ये केवल ये कहना ठीक नहीं कि उत्तराखंड अपने संसाधन से नहीं कर सकता, लेकिन मेरी आपत्ति मालूम क्या है उत्तराखंड की लीडरशिप से? जितने लोग हैं जीवित सब, तिवारी जी तो रहे नहीं, बाकी सबसे एक ही सी शिकायत है, आप दिल्ली कब आए ये लिस्ट लेके कि नहीं जी मैं प्राण त्याग दूंगा, यहीं बैठूंगा आपके घर के बाहर, ये इंतजाम दो हमें? नहीं, आप आते हो लंद फंद वाले सब्जेक्ट लेके, इसकी उससे टसल चल रही है, वो इनके घर पे मीटिंग कर रहे, वो उनके घर पे मीटिंग कर रहे, वो इधर भाग रहे, वो उधर भाग रहे, यही ना उत्तराखंड के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एक एक विधायक मुख्यमंत्री को हॉस्टेज बनाने की स्थिति पैदा कर देता है। कौन आया यहां लखनऊ दिल्ली में कि नहीं जी मैं यहां अनशन करूंगा, मुझे अपने राज्य के लिए चाहिए? किसी को चिंता है? मैंने कहा था श्वेत पत्र लाओ, इतनी विश्व भर से राहत आई थी, कहां श्वेत पत्र? कहां श्वेत पत्र? चीफ सेक्रेटरी थी लेडी कोई, हरीश रावत ने मेरे सामने उनसे कहा कि हाँ देखिए अच्छी बात है, श्वेत पत्र आना चाहिए, श्वेत पत्र तो नहीं आया। ये बात तब हो कि हम नहीं कर पाएंगे, वो दे नहीं रहे, जब आपने मांगने के सारे प्रयास अपनाए हों। किसको चिंता? चिंता ये है कि इनको मंत्री बनाएं कि ना बनाएं। वो कह रहे हैं हम बन के मानेंगे, मुख्यमंत्री कह रहे हम बनने नहीं देंगे। इसकी लड़ाई है बाबू। आपदा की कौन चिंतन कर रहा है? आपने कभी देखा 4 नेता एक जगह उत्तराखंड के बैठे हो, आपदा पे बात कर रहे हो, जहां टीवी ना हो, कैमरा ना हो? मैंने तो नहीं सुना। धामा जी, धसमाना जी भी मेरे मित्र हैं, मुन्ना सिंह जी भी, और सारे लोग। बातें दूसरी होती है हमेशा। अतुल सत्ती जी, क्या उत्तराखंड ने केदारनाथ की त्रासदी के बाद जो कमियां सामने आई थी, और उसमें सबसे बड़ी बात संसाधन, तकनीक, प्रभावी प्रशासन और पुनर्वास, सबसे महत्वपूर्ण पुनर्वास। उत्तराखंड ने 1 दशक से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद, 1 दशक का समय बीत जाने के बाद इन 3 पैरामीटर्स पर कितनी प्रगति की है। हमने किसी भी आपदा से वो सबक सीखे ही नहीं। प्रकृति ऐसा तो नहीं कि आपदा पे आपदा लाती जा रही है कि सोमवार को, मंगल को, बुध को, बृहस्पति को, ऐसा तो नहीं ना। एक चमोली वाली आपदा मुझे दिखती 2021 की, क्या 21 के बाद भी 23 आ गया? क्या केदारनाथ कब हुई थी? 13, ठीक। क्या हमने जो कमियां थी सब सुधार ली? एक बात मैं कहूं, अब समय के नहीं, रमेश आएंगे फिर कभी, रमेश भट्ट को उस पर कुछ वो था, तो मैं एक बात कहूं, सबके नाम नहीं लेता, सबसे लड़ाई करना ठीक नहीं है। वैसे लोग कहते हैं कि आप जब क्या क्या बोल देते हो। मैं हरक सिंह जी को कभी नहीं सुना कि ऐसे किसी गंभीर विषय पर उन्होंने मुझसे चर्चा की हो।
जब चर्चा हुई तो उठा पटक की हुई, क्या कि इसकी कौन किसको खींचे कुर्सी। ठीक, सुबोध उनियाल जी को कभी राष्ट्र के विषयों पर चिंतन करते देखा क्या? वो तो सब पार्टी में, मतलब दोनों सरकारों में रहे और प्रभावशाली मंत्री रहे। कभी देखा कि किसी गंभीर चिंतन में बैठे हैं कि नहीं उत्तराखंड में पर्यावरण का क्या करना है? ना, उनसे बात कर लीजिए। अगर थोड़ा आपका उन्मुक्त संबंध है तो आपको पता लग जाएगा वहां क्या स्थिति। अरे मैंने तो मुख्यमंत्रियों के कक्ष में बैठकर विधायकों और मुख्यमंत्रियों का वार्तालाप देखा है, इसलिए छोड़ो उन बातों को रमेश भट्ट। ठीक, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। वहां कौन सोच रहा है सिस्मिक जोन कहां है? धस्माना जी गलत तो नहीं कह रहा, बात कड़वी है, लेकिन हम जानते हैं ना, ज्यादा जानना भी कई बार बुरा होता है, मन खिन्न होता है। मैं देख रहा हूं 5 बड़े लोग बैठे, इंदिरा हृदय जी अब रही नहीं, उनकी जन्नत बख्शे अल्लाह है, वो हैं, और 4-5 लोग आ गए, सब मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, हम बैठे हैं, सबके पास अपना अपना काम का कागज। कोई नहीं आया सिस्मिक जोन का कागज लेके मुख्यमंत्री के पास, क्या कोई नहीं आया था कि जोशीमठ में क्रांति कैसे करें? धस्माना जी, क्या निहित स्वार्थ वाले काम और सबका दबाव इतना कि साइन तत्काल करा ले, अगर देर करे तो हाथ पकड़ के दस्तखत करा ले। उस स्थिति में मैंने देखा मुख्यमंत्रियों को। क्या उत्तराखंड का दुर्भाग्य केवल यही नहीं है, यह राजनीतिक दुर्भाग्य भी है जिसने उत्तराखंड को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। षड्यंत्र, साजिश, आपसी वैमनस्यता, इसने भी उत्तराखंड का बड़ा भारी नुकसान किया है। मैंने एक मुख्यमंत्री से कहा था कि ऐसी कुर्सी से तो संन्यास ले लो, इस हालत में मुख्यमंत्री हो। बोले अरे राजनीति जी कैसी बात कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से मिलती है। धस्माना जी गलत नहीं करो, सच बता रहा हूं। उन लोगों से हम ये नेतृत्व की अपेक्षा करें? उत्तराखंड को फिर कोई गोविंद वल्लभ पंत चाहिए होगा, कोई नरेंद्र तिवारी तक हो तब भी चलेगा, उसे नीचे पे क्या चलेगा? उत्तराखंड कोई कदकाठी का आदमी तो हो जिसके पास दृष्टि हो। 3-13 में लगा, 3-13 में उत्तराखंड ने केदारनाथ से कोई सबक नहीं सीखा। गांव का पुनर्वास नहीं हो पाया, और अगर 20,000 लोगों पर संकट आ जाए तो आप 20,000 लोगों को कहां, अतुल जी ठीक कह रहे थे, कहां ले जाएंगे? कोई सरकार हो, भाजपा हो, कांग्रेस, कहां ले जाएंगे आप? और अगर आप इतने सक्षम थे तो उन गांव का अब तक पुनर्वास फिर क्यों नहीं कर दिया केदारनाथ के बाद से? किस किस चीज को ओवरलुक कर दे, इग्नोर कर दे? मुन्ना सिंह जी 1936 में अंग्रेज आके यहां रिपोर्ट दे गए, स्पेसिफिक बता गए हेलांग से तपोवन, हेलंग से तपोवन तक, आपने वहीं सुरंग घुसा दी। छोड़ो मिश्रा कमेटी और प्रत्युष की कमेटी, वहां की देखो 36 में। फिर किसको दोष दे? प्रकृति को? नहीं, प्रकृति और मानव का सहअस्तित्व रहा है, रहेगा। दिक्कत तब आई जब आपने उसमें गैर जरूरी दखलंदाजी की। अन्यथा प्रकृति उतनी फ्लेक्सिबल है कि वो आपको जीवन यापन भर के लिए रास्ता देती है, क्या नहीं देती है? और मैं ये समझ नहीं पा रहा, ये फ्यूजन क्यों करना चाहते हो दादा रे? केदारनाथ में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में केदारनाथ की फील क्यों आए? कन्याकुमारी अलग है, केदारनाथ अलग है बाबा। बद्रीनाथ में बेंगलोर की फील, बेंगलोर में बद्रीनाथ की फील, ये क्या है और क्यों है? स्थान का महत्व होता है, उनको वैसा ही रहने दीजिए। वहां सिर्फ भक्तों की सुविधा का के लिए निर्माण होना चाहिए, वो भी पहाड़ी ढंग से होना चाहिए। कोई संकट ही नहीं आए। क्या पहाड़ में मकान नहीं है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन वहां की प्रकृति जिस ढंग से मकान स्वीकार करती है, आप वैसे मकान बनाइए, एक नहीं 1000 बनाइए, क्या दिक्कत है? गलत तो नहीं कहा धस्माना साहब? सैकड़ों साल से मकान है वहां।
आप ये जेसीबी मशीन क्यों वहां चलाना चाहते हैं? आप डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं, डायनामाइट का। ये पहाड़ की छाती छलनी कर देते हैं आप। और अगर देवभूमि है, उत्तराखंड की यूएसपी देवभूमि होना अगर है, तो फिर ये जेसीबी वहां से हटाइए और डायनामाइट हटाइए। ये जरूरी नहीं फिर वहां इतनी अद्भुत जगह, इतना अद्भुत क्षेत्र, भारत का माथा, क्या हम उसके लिए ये नहीं कर सकते? ये कीमत देश को मिलकर चुकानी चाहिए कि उत्तराखंड में विकास के नाम पर ये सब ड्रामा नहीं हो। उसके लिए जो भी कीमत हो वो फिर शेष भारत वहन करे। क्या नहीं हो सकता? पहाड़ी राज्यों को अगर हम उसी ढंग से जीवंत रखना चाहते हैं तो बाकी भारत की जिम्मेदारी है कि उन राज्यों को आर्थिक तौर पर मजबूती के लिए प्रयास करें। लेकिन उनको ये छूट नहीं हो कि बुलडोजर चलाओ और विस्फोट करो, नहीं। ये भारत के फेफड़े हैं, भारत के फेफड़े, केवल उत्तराखंड के नहीं। लता जी ने कभी गाना गाया था जवाहरलाल जी की उपस्थिति में, जब घायल हुआ हिमालय। हिमालय हमारी सरहद का निगहबान भी है, इसलिए भी उत्तराखंड को सिर झुकाना चाहिए हम लोगों को। उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। मैंने दृश्य देखे बहुत सारे, तो मैंने इनके रमेश भट्ट के वीडियोस देखे, बहुत सारे अतुल सती जी के देखे। मेरा मन भावुक हो गया। इतने भोले लोग कहीं नहीं मिलते दुनिया में जितने वहां उत्तराखंड के। वहां तो सचमुच देवभूमि है, इसलिए नहीं कि बाबा केदारनाथ हैं, वहां के लोग भी वैसे ही हैं, निपट भोले। निपट भोले ना होते तो ऐसों को जिताते चुनाव में। जो आपदा में अपने साली सलहेज को जहाज में घुमा रहे, वो भी जीतते हैं। और धसमाना जी हार जाए लेकिन वो जरूर जीतेंगे। इसका मतलब आदमी भोला है। और कोई होता कान पकड़ के बाहर कर देता और राज्य होता। कहता जब हम मर रहे थे तो तुम साली सलज घुमा रहे थे जहाज में। ये सच्ची बात, घटना है। सत्य कथाएं एक आती थी ना पहले मैगजीन, तो ये सत्य कथा है। इसलिए मैं चिंतित हूं। हमारे लिए ये जमीन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां आदि शंकर ने तपस्या की। रावत जी, इससे पवित्र क्या हो सकता है? जहां खुद आदि शंकर बैठे हो, ब्रह्मलीन हुए हो, पहला मठ जहां बना हो, सनातन को जोड़ने की उससे बड़ी कोई कोशिश नहीं हुई। वो दिग्विजयी यात्रा अध्यात्म की। मैं देख रहा था, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, महाराज को सुन रहा था। उनका स्नेह है मेरे ऊपर। क्या स्थिति है? ज्योतिर्पीठ में दरार आ गई। ये दरार हमारी छाती पर आती है, छाती पर। ये मठ छोटी चीज है क्या? चार स्वर्ग के बाद धरती पर ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे बाबा केदारनाथ हो, भगवान बद्रीनाथ हो, और चाहे ज्योतिर्मठ मठ हो। हम इनके साथ कैसा खेल खेलना चाहते हैं? उत्तराखंड के नेतृत्व को गंभीर होना होगा और दिल्ली के सामने आकर हट तो करिए। अपनी कुर्सी बचाने के लिए हट करते हो वैसा हट करिए। दूसरे की कुर्सी गिराने के लिए जैसा हट दिल्ली में करते हो वैसा वाला हट करिए आके जोशीमठ के लिए। भट्ट साहब, जैसा दूसरे को पैदल करने के लिए या दिल्ली में लॉबिंग करते हो, अपना बनने के लिए करते हो, वैसा ही हट करिए उत्तराखंड के भाग्य के लिए। जिस दिन आप कर लेंगे सब ठीक हो जाएगा। अक्षम नेताओं को किनारे करिए, सक्षम नेतृत्व को हाथ में सत्ता दीजिए। पार्टी कोई हो, व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए। दीनदयाल जी ने कहा था कि हमारी पार्टी भी किसी को टिकट दे दे और आदमी गलत हो तो हरा के भेजना। किसी पार्टी की टिकट का मतलब यह नहीं कि यह आदमी भला है। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है वहां की लीडरशिप। यह है संकट मित्र।
और हम चिल्ला सकते हैं, अतुल सती जी चिल्ला सकते हैं, रमेश चिल्ला सकते हैं, रावत जी चिल्ला सकते हैं, लेकिन फैसला तो मुन्ना सिंह जी और सूर्यकांत जी की प्रजाति को ही करना होगा ना। भाग्य का कलम तो इन्हीं के पास होगी ना। इसलिए मैं कह रहा हूं ये हाथ ढंग से चुन के भेजे जाने चाहिए, तय होने चाहिए। जोशी मठ में ईश्वर की कृपा रहे, प्रशासन अलर्ट रहे, नेतृत्व को इस तत्परता का एहसास रहे, ये कामना कर सकते हैं हम। लेकिन इस राज्य के लिए, यहाँ के लोगों के लिए मेरा मन केदारनाथ के समय भी बहुत रोया था। मैंने तब परिस्थितियां देखी थी, लोगों की विवशताएं देखी थी, और आज भी मैं भयभीत हूं अंदर से। ईश्वर ना करे कोई ऐसी सूचना आए। कल मैं कहीं देख रहा था कि जी जल निकासी नहीं हुई, ये भी एक कारण है। अब इसके लिए अमिताभ अग्निहोत्री जिम्मेदार हैं कि रमेश भट्ट जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है भाई? जल निकासी का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? आपके घर का बाथरूम चौक हो, चल जाएगा? मैं यही सवाल पूछ देता हूं तो नेताओं को बुरा लगता है। आपके घर का बाथरूम चौक हो, धस्माना साहब, चल जाएगा? अरे पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को सस्पेंड कर दोगे आप। जोशीमठ का ख्याल ही नहीं रहा 25,000 लोग कहां रहेंगे। किसी ने सोचा ही नहीं कि इस छोटे से इलाके पर कितना बोझ डालें। हम भी अपना मकान बनाते हैं, एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल बनाते हैं तो नींव की मजबूती चेक करते हैं। हमको जब यह पता है कि जोशीमठ के पहाड़ के मलबों पर बना है, अवस्थित है, तो ये बात उत्तराखंड के नेताओं को नहीं, नियंताओं को नहीं पता थी क्या? ऐसे तमाम सवाल हैं। ईश्वर न करे उन सवालों के उत्तर विपरीत दिशा में आए। मैं सिर्फ यही कहूंगा, कामना करिए सबके हित के लिए, जोशीमठ के भोले भाले लोगों की सुरक्षा और रक्षा के लिए। धन्यवाद।